हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल लर्न विद मी। और टाइटल आपने देख लिया होगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7th की आपकी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की जो बुक है उसका चैप्टर 3 जिसका नाम है हाउ स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। ठीक है, ये होने वाला है हमारा आज का चैप्टर। और इसमें इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस यूनिट में आपको बता रखा है कि स्टेट गवर्नमेंट एक्चुअली कैसे काम करती है। इसमें हम पढ़ेंगे एमएलए के बारे में, इलेक्शन कैसे कंडक्ट होते हैं, ठीक है, और टेरिटरीज और डिफरेंट चीज़ें हम जो है इसमें पढ़ने वाले हैं। तो जो मेन कंसेप्ट रहेगा इस चैप्टर का वो ये रहेगा कि स्टेट गवर्नमेंट की फंक्शनिंग क्या है, वो काम कैसे करती है। ठीक है जी, तो ये है आपका चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 7th। ठीक है, इसमें पहले स्टार्टिंग में कुछ इमेजेस के साथ आपको कुछ बता रखा है, तो इसको पहले हम रीड कर लेते हैं ताकि हमें क्रक समझ में आ जाए। और अगर आप मेरे चैनल पे आ चुके हो और नए हो तो आप इसको कर सकते हो सब्सक्राइब फॉर क्लास 7th रिगार्डिंग कंटेंट, एज बिकॉज मैं जो है लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को पढ़ाती हूँ। क्योंकि अगर आप आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जाएंगे तो आपको एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं और बेस यही है। ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं स्टार्ट। देखो, पहला आपका जो टॉपिक यहाँ पे दे रखा है हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी, की किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब यहाँ पे एक स्टोरी टाइप आप इसको सुनो आराम से। ठीक है, देखो, हे लुक एट दिस, इट सेज दैट देयर इज अ वाटर शॉर्टेज इन आवर स्टेट एंड पीपल आर फॉलिंग सिक। तो यहाँ पे एक गर्ल है जो दूसरी गर्ल से बात कर रही है न्यूज़पेपर पढ़ते हुए कि देखो न्यूज़पेपर में क्या लिखा है कि वाटर शॉर्टेज है, पानी की कमी है हमारे स्टेट में। ठीक है, और लोग जो है उसकी वजह से बीमार पड़ रहे हैं। अब आपको पता ही है वाटर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर पानी की कमी होगी तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक स्टेट में वाटर शॉर्ट कमिंग है या इलेक्ट्रिसिटी रिगार्डिंग इशू है, तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ठीक है, तो इन मैनी विलेजेस पीपल वर फाउंड टू बी ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर। उसने देखा कि हमारे स्टेट में जो भी गांव है जहाँ जहाँ पे वहाँ पे देखा जा रहा है कि लोग जो है अनक्लीन वाटर पी रहे हैं। ठीक है, गंदा पानी है, साफ़ पानी नहीं है। स्ट्रीम्स हैव ड्राइड अप, जो स्ट्रीम्स है, जो झरने हैं वो सूख चुके हैं। ठीक है, अब देखो हम ये लाइन टू लाइन पढ़ते हैं, इसका सिंपल सा ये मतलब होता है कि आपको ना इस आपने जैसे स्टोरी पढ़ी, यहाँ पे कैसे स्टैंजा स्टोरी टाइप दे रखा है, स्टोरी को पढ़ के आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ये स्टोरी आपसे कहना क्या चाह रही है। तो मैं हमेशा से ये मानती हूँ कि अगर आप चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स को याद करना हो या फिर उसके एमसीक्यू सॉल्व करना हो, दैट बिकेम वेरी इजी। ठीक है, सो वट एवर इज रिटन इन द एनसीईआरटी, ठीक है, दिस द ऑफिशियल एनसीईआरटी पीडीएफ, राइट। तो जो भी इसमें लिखा है वो अगर आप समझ लेंगे, समझ के पढ़ेंगे, तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती है। अब ये स्टार्टिंग में आपको लगे कि मैम ये स्टोरी मतलब पढ़ने की क्या ही ज़रूरत है, और इसे मतलब एज सच आप सीधा चैप्टर पे आओ। तो जो भी एनसीईआरटी में जो जहाँ लाइनें लिखी हैं अगर वो इंपॉर्टेंट लगती हैं तो उसको पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, अब देखो इससे आपको कई चीज़ें क्लियर होगी, जैसे कि पानी का शॉर्टेज है या पानी अनक्लीन वाटर है, जो झरने हैं वो सूखे हुए हैं और पानी नहीं है। तो इन द वर्स्ट अफेक्टेड एरिया कुछ ऐसे हैं जहाँ पे विलेजर्स जो है ये इनको कैरी करना पड़ रहा है, दूर दूर से डिस्टेंस पे जा करके पानी को लाना पड़ रहा है। तो ये ऐसा कुछ न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं ये। पीपल एट द डिस्ट्रिक्ट HQ पातालपुरम रिसीव वाटर सप्लाई वंस इन अ 3 डे। और जो पातालपुरम के लोग हैं, एक विलेज इन्होंने बोल रखा है, डिस्ट्रिक्ट एरिया बेसिकली डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे ना लोगों को कम से कम 3 दिन में जो है एक बार पानी का सप्लाई होता है। जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे, ठीक है, हेयर इज ओवरफ्लोइंग विद पेशेंट, अ लार्ज नंबर ऑफ होम आर चिल्ड्रन विद एक्यूट डायरिया। बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स में जहाँ पे लोगों को डायरिया की प्रॉब्लम हो रही है। डायरिया प्रॉब्लम आप समझते हो ना, बिकॉज ऑफ अनक्लीन वाटर, आपने जो गंदा पानी अगर पी लिया तो इसलिए। तो ऑन द टीवी न्यूज़ दे सेड कि पीपल हैव डाइड फ्रॉम डायरिया, इज इट पॉसिबल, कैन वन रियली डाई फ्रॉम इट। क्या डायरिया से भी कोई मर सकता है, इससे पॉसिबल है। और ऐसे तो बहुत सारी न्यूज़ आ रही है, तो हु नोज, जस्ट होप आई डोंट गेट इट। तो वो कहते हैं कि क्या पता, और मैं बस ये कहती हूँ मुझे डायरिया नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली ये दो फ्रेंड्स हैं जो न्यूज़पेपर की जो हेडिंग्स लिखी हुई हैं उनको पढ़ रही हैं, और इन्होंने इतना अभी तक न्यूज़पेपर से पढ़ के अंदाज़ा लगाया कि इस पर्टिकुलर स्टेट में और यहाँ पे गाँव में वाटर शॉर्टेज है, अनक्लीन वाटर है और झरने सूख रहे हैं और डायरिया हो रहा है लोगों को इसकी वजह से, और लोग मर भी रहे हैं। सो आफ्टरनून, न्यूज़ के आफ्टरनून क्या होता है, माई मदर सेड नॉट टू हैव एनी आइस ड्रिंक फ्रॉम द मार्केट। उन्होंने बोला कि तुम जो है आइस ड्रिंक नहीं लाओगे मार्केट से। शी गेव वन ऑफ हर लेक्चर इन दिस मॉर्निंग, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ, ऑब्वियसली, है ना। तो आपको अपनी हेल्थ के रिस्पॉन्स, सडनली क्या होता है कि कोई इन्हें रोकता है, स्टॉप करता है। ठीक है, यहाँ पे एक मैम खड़ी है। अब ये जो मैम है शी इज़ द, मतलब जो ट्रैफिक वगैरह को कंट्रोल करती हैं। दिस रोड इज़ ब्लॉक ड्यू टू रैली,
वो कहती हैं कि अब ये लोग अपने घर जा रही हैं ये सब डिस्कस करते हुए कि हाँ भाई हमें जो है हेल्थ का अपना ध्यान रखना चाहिए, और इतने लोग जो है मतलब गंदा पानी है इसकी वजह से अलग अलग बीमारी हो जाती है और लोग मर भी रहे हैं उन बीमारियों से, तो वी शुड बी वेरी टेकिंग केयर ऑफ आवर हेल्थ, राइट। तो अब क्या होता है उसी रोड से मतलब वहाँ पे उनको एक ये मिलती हैं ऑफिसर, और ये कहती हैं द रोड इज़ ब्लॉक, रोड जो है वो ब्लॉक हो गया क्योंकि रैली आ रही है, रैली निकल रही है। किस चीज़ की रैली है जी ये? तो दे हैव गियर्ड द एमएलएज रेजिडेंट, एमएलए के घर के पास, ठीक है, जहाँ पे एमएलए रहता है उसके घर के पास रैली निकल रही है। तो ये लड़की पूछती है रियली वाई ही हैज़ डन समथिंग, क्या मतलब एमएलए ने कुछ किया है? तो वो कहती है हाँ हाँ दे सीम मोर एंग्री अबाउट व्हाट हैज़ डन। तो कहती है कि हाँ कुछ तो है जो नहीं किया है और इसलिए लोग जो है बहुत ज़्यादा एंग्री हैं और रैली निकाल रहे हैं, ठीक है, एमएलए के घर के बाहर। तो आपको एक सिनारियो समझ में आ गया। अब नाउ अब आपका कईयों का सवाल होगा कि मैम एमएलए कौन होता है ना, और इसका स्टेट गवर्नमेंट में क्या रोल है। तो आपको इस चैप्टर के थ्रू सारे के सारे आपकी ये जो क्वेरीज है ना रिगार्डिंग स्टेट गवर्नमेंट वो आपकी मतलब सही हो जाएगी। अगर आप 7th क्लास के स्टूडेंट हैं तो मैं यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एसपीएल, इसके साथ साथ मैथ्स रिगार्डिंग कंटेंट और हिंदी के क्वेश्चन आंसर्स विद हिंदी का पूरा चैप्टर एक्सप्लेनेशन, जो आपको लगता है कि भाई हिंदी तो बड़ी बोरिंग लगती है लेकिन उसको इंटरेस्टिंग वे में हम लोग पढ़ते हैं, लाइन टू लाइन पढ़ते हैं ताकि आपको भी समझ आ जाए, ठीक है। तो 7th क्लास के अगर आप स्टूडेंट हैं और या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी एनसीईआरटी पीडीएफ को रीड करना चाहते हैं, सो दिस इज द चैनल विच इज़ गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो आप कर लीजिए लर्न विद मी को सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस, ठीक है जी। अब हम आते हैं वापस अपने चैप्टर पे। तो अब क्या होता है एंड वी डिमांड दैट द अथॉरिटीज़ टेक इमीडिएट एक्शन। तो मतलब लोग जो हैं पब्लिक हेल्थ सिचुएशन से रिगार्डिंगली कुछ रैली निकल रही है कि उसके रिगार्डिंग अथॉरिटीज़ जो है, अथॉरिटी आप समझते हो जिसके हाथ में कोई पावर है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट में जितने भी लोग काम कर रहे हैं एज स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट, तो वो सब अथॉरिटीज़ है। जनता जो है वो अथॉरिटी जिसके पास पावर है, गवर्नमेंट है, उसी के पास जाएगी ना अपने इशू को लेकर के। तो लोग जो है इसलिए जो है रैली निकाल रहे हैं, ठीक है। आर एमएलए मस्ट टेक केयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस। हमारे जो एमएलए हैं हमारे एरिया के, उनको ये चीज़ देखनी चाहिए। तो अभी मैंने एक शब्द बोला एरिया के एमएलए, तो क्या इसका मतलब है मैं आपको सभी समझाऊंगी, ठीक है। व्हाट अ लाउड वॉइस ही हैज़, ही मस्ट बी अ लीडर ऑफ समथिंग। तो एक ये लड़की कहती है कि भाई कितनी लाउड वॉइस है, तो फिर दूसरी कहती है कि आई सॉ हिम ऑन द टीवी टू, ही इज़ अ मेंबर ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी। तो वो कहते हैं ये ऑपोजिशन का मेंबर है। अब एक वर्ड आता है ऑपोजिशन, यहाँ पे आया है एमएलए, अथॉरिटी। तो इन शब्द ये जो लिखे हुए हैं इस स्टैंजा में, ये आपको जस्ट एक हिंट दे रहे हैं कि ये आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। तो आपको ये जो हमने अभी पढ़ा इससे ये पढ़ के ये क्लियर हो गया होगा कि इस चैप्टर में हम बात करेंगे कुछ 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स की, एमएलए, इलेक्शन, ऑपोजिशन पार्टी, अथॉरिटीज़, हाँ, और ये सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट कैसे हैं, इनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो जो पहला ही टॉपिक है वो आपका है हु इज़ एमएलए, एमएलए होता कौन है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको फुल फॉर्म बताऊँ एमएलए की, तो दैट इज़ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। आप मेरे साथ अभी के अभी ये याद कर लो, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है जी। चलो अब हम पढ़ते हैं एमएलए एक्चुअली होता कौन है। चलो एक पर्सन है वो तो ठीक है, लेकिन इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या अथॉरिटी होती है, ठीक है, किस पोस्ट पे है ये। सो इन द अबव सेक्शन ऊपर जो हमने पढ़ा, अब हमारा फाइनली चैप्टर जो है स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसके कुछ केस स्टडीज टाइप कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, आप खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हैं क्योंकि हमने ऊपर वो स्टोरी पढ़ ली है, स्टांजा पढ़ लिया है, ठीक है। अब आते हैं चैप्टर पे, एमएलए कौन है। पहला हमारा हेडिंग यही है स्टेट गवर्नमेंट वाले चैप्टर 3 में, ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं। इन द अबव सेक्शन ऊपर हमने पढ़ा यू हैव रेड अबाउट सम इवेंट्स इन द पतालपुरम। पतालपुरम एक डिस्ट्रिक्ट जगह है जहाँ पे कुछ चीज़ें हुई। यू मे बी फैमिलियर वेट अ मिनट, या यू मे बी फैमिलियर विद सम ऑफिशियल नेम सच एज कलेक्टर। आपने कई कुछ ये नाम सुने होंगे ऑफिशियल्स के, कलेक्टर, मेडिकल ऑफिसर एट्सेट्रा। आपने कभी ना कभी सुना होगा, है ना। कलेक्टर कौन होता है, मेडिकल ऑफिसर कौन होता है, या आपको आई थिंक थोड़ा बहुत आइडिया भी होगा अगर मैं आपसे पूछूँ तो, राइट। बट हैव यू एवर रेड अबाउट एन एमएलए, क्या आपने कभी एमएलए के बारे में सुना है, ठीक है। तो एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली, अब एमएलए की फुल फॉर्म क्या बताई मैंने, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो पहला सवाल तो ये उठता है कि मैम लेजिस्लेटिव असेंबली क्या चीज़ है अब ये, है ना, और उसके बाद एमएलए क्या है ना। तो इसी सवाल का जवाब आपको यहाँ पे हम इस चैप्टर के थ्रू दे रहे हैं, ठीक है। मेरे साथ लाइन टू लाइन आप पढ़ो, जस्ट इसको ना ऐसे रीड मत करो कि हाँ भाई अब तो चैप्टर है हमारी क्लास का, पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं। आप इसको ना समझ के पढ़ो। अगर आप समझ के पढ़ोगे, अंडरस्टैंडिंग की मुझे एक्चुअली जानना है कि हाँ स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करती है। हिस्ट्री हमें बोरिंग इसलिए लगती है क्योंकि हम इसलिए पढ़े हैं कि हमारा पेपर
आ रहा है, हमको याद करना होगा, क्वेश्चन आंसर याद करना, चैप्टर पढ़ लो। ये अप्रोच से अगर आप चैप्टर को समझ रहे हैं तो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, मैं खुद कह रही हूँ, आपको नींद आएगी। बट अगर आप इस अप्रोच से पढ़ रहे हैं कि हाँ मुझे जानना है, और तो ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एसपीएल सब हमारा एनवायरनमेंट है, आसपास के एरिया से रिलेटेड है। हमारे यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, आप अगर आप किसी भी स्टेट से हो, फॉर से आप दिल्ली से हो, या आप कहीं और से हो, आप बिहार से हो, आप कहीं और से हो, तो बेसिकली आपकी स्टेट गवर्नमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। और आपको अगर ये चीज़ नहीं पता होगी तो आप एज अ पब्लिक या एज अ जनता, मतलब हाँ एज अ पब्लिक, आप जो है कैसे ये चीज़ डिटरमाइन कर पाएंगे कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें जानना हमारे लिए बहुत ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब तो चलो आते हैं वापस, बहुत एक्स्ट्रा मैंने बातें कर दी। तो एमएलए, लेजिस्लेटिव असेंबली, अभी हम डिस्कस करेंगे। डू यू नो द एमएलए ऑफ योर एरिया? आपको अपने एरिया का एमएलए पता है? अगर आपको नहीं पता, ये है आपके लिए सवाल, आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस करिए, ये चीज़ पूछिए कि हमारे एरिया का एमएलए कौन है, ठीक है। कैन यू आइडेंटिफाई विच पार्ट शी और ही हैज़ बिलोंग टू? अब ये क्या बात हुई है, ये सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं मैम, जवाब तो दे नहीं रहे। चलो आओ पढ़ते हैं जवाब। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एज आई टोल यू, एमएलएज का फुल फॉर्म आर द इलेक्टेड बाय द पीपल। जो एमएलए होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, पहला पॉइंट। इलेक्टेड कौन है? जो इलेक्शन के थ्रू जिनको वोट मिले हैं और जनता ने उनको चुना है, मतलब पहले उनका चुनाव हुआ, इलेक्शन हुए, उससे वो जीते, तो मतलब एमएलए इज इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक। अच्छा देन, अच्छा मैं आपको एक चीज़ बोल रही थी, अपॉइंटेड वर्ड और इलेक्टेड वर्ड, इसके मीनिंग अगर आपको पता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, अदरवाइज मैं बहुत जल्दी इन दोनों वर्ड को डिस्क्राइब करते हुए एक शॉर्ट बनाने वाली हूँ। तो आप कर लो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, और अगर आपको वो शॉर्ट भी अपकमिंग आने वाली है जल्दी से, तो मैं आपको बताऊंगी अपॉइंटेड और इलेक्टेड, इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं आपका ये डाउट क्लियर करूँगी अपने उस शॉर्ट के थ्रू, ठीक है। तो जो एमएलएज हैं ये इलेक्टेड होते हैं। इलेक्टेड तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो इलेक्शन के थ्रू जो चुने जा रहे हैं, दे देन बिकम मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। अगर वो इलेक्शन में जीत गए तो वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव। अभी इलेक्शन कैसे होते हैं और किस किस तरीके से अलग अलग वार्ड्स को डिवाइड किया जाता है, अभी हम सब सीखेंगे, ठीक है। आगे, एंड ऑल्सो फॉर्म द गवर्नमेंट। अब एमएलए एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ओनली, किसका पार्ट है? स्टेट गवर्नमेंट का, राइट। इन दिस वे वी कैन से दैट द एमएलएज रिप्रेजेंट पीपल। जो एमएलए होते हैं ना वो लोगों को ही रिप्रेजेंट करें। आपने एक बात सुनी होगी कि जो इलेक्शन होते हैं और जो गवर्नमेंट होती है उसमें जो लोगों के द्वारा गवर्नमेंट चुन जा रही है, अब पब्लिक किसी को भी क्यों चुन रही है? वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को, लीडर को इसलिए चुन रही है ताकि जो पब्लिक के काम है वो ओवरऑल, ये जो इंडिविजुअल एक एक नहीं कर सकते, वो मिल करके वो सारे गवर्नमेंट करे, राइट। तो पब्लिक के लिए ही गवर्नमेंट होती है, इसलिए पब्लिक के द्वारा उन्हें चुना जाता है कि वो पब्लिक के बेनिफिट के लिए काम करेंगे, पीपल्स के बेनिफिट के लिए काम करेंगे, राइट। तो एमएलए जो होते हैं वो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। द एग्जाम्पल बिलो विल हेल्प अंडरस्टैंड द दिस बेटर। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उससे आपको समझ में आएगा, यहाँ से पढ़ो, आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली। हर एक स्टेट में एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, ठीक है। अब ये लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है मैम? इट इज़ लाइक यू कैन से अ पार्लियामेंट, और इट इज़ लाइक अ गवर्नमेंट बॉडी, जहाँ पे सारे ऑफिशियल, सारे मेंबर ऑफ द गवर्नमेंट बैठते हैं आपस में और डिस्कशन करते हैं, ये समझ लो, ठीक है। तो हर एक स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है इंडिया की, अगर हम बात करें तो, और ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू अ डिफरेंट एरियाज और कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब ये क्या है मैं आपको समझाती हूँ बहुत इजी वे में, ठीक है। अब आप सुनना मेरी बात ध्यान से। मान लो एक स्टेट है, ठीक है, मान लो एक स्टेट है, ठीक है, मान लो हम बात करें दिल्ली। अब दिल्ली स्टेट बहुत बड़ी है, क्या एक ही जगह पर इलेक्शन कंडक्ट कराए जा सकते हैं या हमें अलग अलग एरिया में इलेक्शन कंडक्ट कराने होंगे? ऑब्वियसली बहुत, एक बड़ी सी स्टेट को कुछ एरियाज़ में डिवाइड कर दिया जाता है, अलग अलग ये जो एरिया या हिस्से बना दिए जाते हैं, इनको कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं। अब ये क्यों करे जा रहा है ऐसा, एरिया को डिवाइड क्यों करा जा रहा है? बेसिकली ताकि एक तो इलेक्शन भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में कंडक्ट होंगे, और इसलिए भी डिवाइड किया जा रहा है ताकि हम बेस्ट पर्सन चूज कर सके। कैसे अभी बता दें। और कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड करके ना इलेक्शन कंडक्ट कराना भी इजी हो जाता है। देखो फॉर एग्जांपल लुक एट द मैप बिलो। एक मैप है, आपको दिखा दूँ। इट शोज दैट द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज डिवाइडेड इनटू 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। देखो यहाँ पे एक मैप दे रखा है, नीचे आओ, ये देखो हिमाचल प्रदेश का मैप है। द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज कलर्ड इन पर्पल हेयर इन द अबव थंबनेल मैप ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं। अब जो हिमाचल प्रदेश है ना, उसको
68 कॉन्स्टिट्यूंसी में बांटा गया है, ठीक है 68। अब आप जो आगे मैं आपको बताती हूँ क्यों बांटा गया। फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसी द पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव हु देन बिकम अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो एमएलए बनते हैं, देखो एमएलए क्या होते हैं, सिंपल शब्दों में कहूँ, एक स्टेट को डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में बांट दिया जाता है। ये जितने भी आपको बॉक्स दिख रहे हैं इसको कॉन्स्टिट्यूंसी मान लो। हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन होते हैं और हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी, हर एक एरिया से एक एक रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है बाय द पीपल ऑफ दैट एरिया। फिर वो सारे, अब देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश को 68 कॉन्स्टिट्यूंसी में बांट दिया, 68 एरियाज में डिवाइड कर दिया, तो मतलब कि 68 जगह पे इलेक्शन हो रहे हैं, तो कितने रिप्रेजेंटेटिव निकल के आएंगे, ऑब्वियसली 68 एमएलएज निकल के आएंगे। तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव निकल के आ रहे हैं हर एक एरिया से, ठीक है, हर एक एरिया से जो एक एक रिप्रेजेंटेटिव को चुना जा रहा है वो रिप्रेजेंटेटिव और कोई नहीं एमएलए ही है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। समझे आप मेरी बात ये वाली। आगे आते हैं। द पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव हु देन बिकम द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि ये एमएलए बन जाते हैं। यू वुड हैव नोटिस दैट पीपल स्टैंड फॉर इलेक्शन इन द सेम और इन द नेम ऑफ डिफरेंट पार्टीज। अब आपने ये भी सुना होगा कि अलग अलग पार्टी होती है इलेक्शन में, जब आप वोट देने जाते हैं तो देर आर अलग अलग पार्टी लाइक बीजेपी, आम आदमी पार्टी, डिफरेंट डिफरेंट, कांग्रेस, राइट। तो दीज एमएलएज देयरफॉर बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी। तो जो भी एमएलए चुना जा रहा है या जो एमएलए बन रहा है, मतलब बहुत सारे लोग आए होंगे कंटेस्ट में, मतलब कि खड़े होंगे और उसके बाद उसमें से कोई एक चुना गया है। अब वो किसी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग कर सकता है, उसकी भी तो कोई पॉलिटिकल पार्टी होगी ना, समझ रहे हो। तो ये ऐसे कैसे काम चलता है मैम, थोड़ा सा आप इसे एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। इतना जितना मैंने बताया आपको एक बात समझ में आई होगी क्या, कि कोई भी एरिया होता है, बड़ी सी स्टेट है, तो उसको अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड कर दिया जाता है। हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन होते हैं। अब जब वो इलेक्शन हो रहे हैं तो बहुत सारे लोग खड़े हैं वहाँ पे एमएलए बनने के लिए कि हमें वोट दो, हमें वोट दो, हमें वोट दो। और इन सबकी अपनी अलग अलग पार्टी है, कोई बीजेपी का हो सकता है, कोई कांग्रेस का हो सकता है, कोई जो है आम आदमी पार्टी आप का हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। आप मान लो हो सकता है कोई एक मेंबर जीत गया, वो बिलोंग करता था बीजेपी पार्टी थी उसकी, तो हम क्या मानते हैं कि उस एरिया से कौन जीती, बीजेपी पार्टी जीती, ठीक है। मतलब बीजेपी के किसी एमएलए को सबसे ज़्यादा वोट मिले थे, किसी एक मेंबर को सबसे ज़्यादा वोट मिले थे, सॉरी, तो वो एमएलए बन गया, समझ रहे हो। तो इसलिए जो एमएलएज होते हैं ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट इनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं। अब ये डिपेंड करता है कि किसको चुना गया है, तो वो वाली पॉलिटिकल पार्टी उस एरिया में जीत जाती है ना। हाउ डू पीपल हु आर एमएलएज बिकम द मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। अब मैम ठीक है, चलो एमएलए बन गए, एक एरिया से इनको चुन लिया गया, एमएलए तो बन गए ये। अब चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर कौन होते हैं, फिर वो कौन से लोग होते हैं, ठीक है, मैं बताती हूँ आपको। अ पॉलिटिकल पार्टी हुज एमएलए हैव वोन मोर देन हाफ ऑफ नंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी इन अ स्टेट कैन बी सेड एज इन अ मेजोरिटी। देखो मेजोरिटी की बात है सारी, ठीक है। मान लो 68 कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा हिमाचल प्रदेश डिवाइड था, तो कितने एमएलए वहाँ से आए, 68 एमएलए वहाँ से जीते। 68 जगह पे इलेक्शन हुए तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी 68 एमएलए जीते। अब जो को मान लो 3 थे आप पार्टी, मैं एक, चलो मैं 3 कैसे कह सकती हूँ, सॉरी 30 थे, या हम लेते हैं 35 थे बीजेपी से। ये जो एमएलए चूज 68 एमएलए जीत के आ गए, अलग अलग 68 एरिया से एक एक एमएलए जीत गया, है ना। तो 35 थे बीजेपी के, जितने भी 68 एमएलए हैं उनमें से 35 ऐसे थे जो कि बीजेपी जिनकी पॉलिटिकल पार्टी थी, ठीक है। और फिर से 15 थे ये आप आम आदमी पार्टी के, ठीक है। अब कितना बच गया आपका, मैथ्स लगा लो यहाँ तो। और 18 थे आपके ये कांग्रेस पार्टी के। सबसे ज़्यादा किसके हुए थे नंबर ऑफ एमएलए, बीजेपी के। तो समझ आया आपको, तो मेजॉरिटी पार्टी कौन सी रही, बीजेपी, ठीक है। तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसके एमएलए ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा जिस पॉलिटिकल पार्टी के हैं, हाफ ऑफ द नंबर जो थे उससे भी ज़्यादा है, तो भाई इसका मतलब वो मेजॉरिटी पार्टी है। अब ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसकी जो मेजॉरिटी में है उसी को आप रूलिंग पार्टी कहेंगे, यानी कि बीजेपी कैसी पार्टी हो गई यहाँ पे, रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी क्यों हो गई, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो 68 एमएलए टोटल है उनमें से 35 तो बीजेपी पार्टी को ही बिलोंग करते हैं, तो ये रूलिंग पार्टी हो गई, समझे आप। यानी कि बीजेपी में से सब बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी के सबसे ज़्यादा मेंबर चूज़ किए गए हैं हर एक एरिया से, ठीक है। अब इसके अलावा जो बची ऑल द अदर मेंबर्स,
जो बाकी आपके मेंबर हैं या कांग्रेस के हैं जो 15 या 18 थे रिस्पेक्टिवली, तो वो हो गए ऑपोजिशन पार्टी के लोग, वो हो गए ऑपोजिशन पार्टी। क्या ऑपोजिशन पार्टी के लोग का कोई रोल नहीं होता? क्या वो लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठते नहीं हैं? वो भी तो जीत के आए हैं अपने एरिया से, वो भी तो अपने ही एरिया से वो भी चुने गए हैं। हाँ, वो मेजोरिटी पार्टी का हिस्सा नहीं है, रूलिंग पार्टी के एमएलए नहीं है जो बीजेपी के सबसे ज़्यादा है जैसे, लेकिन हाँ वो भी तो जीत के आए, तो उनका भी तो कोई रोल होगा। तो वो होते हैं बचे हुए ऑपोजिशन पार्टी के। अब उनका क्या रोल होता है? फॉर एग्जाम्पल द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। अभी अब जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ये एक एग्जाम्पल बुक में भी दे रहे हैं कि मान लो जो हिमाचल प्रदेश था उसको 68 कॉन्स्टिट्यूंसी में बांटा गया था, तो 68 एमएलए वहाँ से अलग अलग एरिया से जीत के आ गए। ठीक है जी, आ गए। अब आगे, अब देखो जो हिमाचल प्रदेश है उसका 2017 का इलेक्शन का रिजल्ट आपको दिखा रखा है। टोटल एमएलए 68 एमएलए थे, क्योंकि क्या 68 एरियाज में कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा पूरा हिमाचल प्रदेश स्टेट डिवाइड था, तो 68 जगह पे इलेक्शन हुए और वहाँ से 68 ही वन इंडिविजुअल चुन के आए गए। ठीक है, अब वो जीत गए, एमएलए बन गए। अब जो ये एमएलए थे, हर एक एमएलए की अपनी कोई पार्टी होगी, कोई बीजेपी का होगा, कोई आप पार्टी को फॉलो कर रहा होगा, कोई इंडियन नेशनल कांग्रेस को फॉलो कर रहा होगा, डिफरेंट डिफरेंट। तो यहाँ पे इन्होंने फॉर एग्जांपल दे रखा है पॉलिटिकल पार्टीज के नाम है और कितने एमएलए कौन सी पार्टी से। तो बीजेपी पार्टी से 44 एमएलए थे, मतलब कि जो 68 में से 44 एमएलए हैं वो तो बीजेपी पार्टी को बिलोंग करते थे। कुछ इंडियन नेशनल कांग्रेस में थे 21। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी में सिर्फ एक ही एमएलए जीता जो कम्युनिस्ट पार्टी का पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो कर रहा था या जिसकी पार्टी थी, और इंडिपेंडेंट जो किसी भी पार्टी को बिलोंग नहीं कर रहे थे, लेकिन हाँ वो जीत के आए हैं, एमएलए बन के आए हैं, लोगों ने उन पर भरोसा दिखाया, उस एरिया के और वोट दे दिया, तो वो 2 थे। तो इन शॉर्ट इससे क्या रिजल्ट निकलता है? मैंने आपको कहा था मोर देन हाफ मतलब 68 का अगर आप हाफ करेंगे तो कितना आता है? 2 3 6 2 4 8 34। तो 34 भी अगर, ये तो हाफ हो गया। अब 44 यानी कि मोर देन हाफ से ज़्यादा जो जिस पार्टी के एमएलए हैं वो है बीजेपी पार्टी। तो ये बीजेपी पार्टी क्या हुई? ये हो गई रूलिंग पार्टी, क्योंकि ये वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसके जितने भी एमएलए हैं सबसे ज़्यादा इस पार्टी को बिलोंग करते हैं, तो ये रूलिंग पार्टी हो गई। जो मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बनेंगे वो इसी पार्टी के एमएलएज में से बनेंगे, ये हो गई रूलिंग पार्टी। अब ये जो बची हुई है मान लो आईएनसी, तो क्या ये मतलब इनका कोई रोल नहीं होगा? जी बिल्कुल होगा, और ये होंगी ऑपोजिशन पार्टी। अब ऑपोजिशन पार्टी मैम क्या करती है मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको बताऊंगी, आप चैप्टर में आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा अभी तक कि जो पॉलिटिकल पार्टी के सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एमएलए होते हैं, मोर देन हाफ ऑफ द मेजॉरिटी, तो वो मेजॉरिटी पार्टी है, यानी कि वो रूलिंग पार्टी है, या इसको आप मेजॉरिटी भी बोल सकते हैं। जैसे इस केस में मेजॉरिटी क्या हो गई? बीजेपी। और जो बचे हुए होते हैं बाकी के अदर, वो होते हैं ऑपोजिशन पार्टी। ठीक है, अब दोनों का अपना अपना एक रोल प्ले होता है, एक अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देखिए अब यहाँ से बढ़िए, कैंडिडेट्स फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टी वन हुए 2017 के इलेक्शंस में और एमएलए बन गए थे। ठीक है, अब वो एमएलए बन गए सिंस जब टोटल नंबर ऑफ एमएलए जो थे वो 68 थे। हमने पढ़ लिया, ये ऊपर जो मैंने आपको समझाया उसी का एक्सप्लेनेशन है और कुछ नहीं। हिमाचल प्रदेश के 68 एमएलएस आ गए। अब वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे। अब एक पॉलिटिकल पार्टी वुड हैव नीड मोर देन 34 एमएलए इन ऑर्डर टू गेन अ मेजॉरिटी। अगर उनको मेजॉरिटी चाहिए तो 68 का आधा होता है भाई आपका 34, तो 34 से ज़्यादा जिस पॉलिटिकल पार्टी में 34 से ज़्यादा के एमएलए हुए 68 में से, ठीक है, तो वो भाई जिस पार्टी को बिलोंग करने वाले, तो वो मेजॉरिटी पार्टी यानी कि रूलिंग पार्टी होगी। तो ऊपर के अकॉर्डिंगली बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में 44 एमएलए थे जो भारतीय जनता पार्टी के थे, तो मतलब वो मेजॉरिटी या रूलिंग पार्टी बन गई। कौन सी है? बीजेपी। ठीक है, और जो ऑल अदर मेंबर्स बचे एमएलए के वो ऑपोजिशन पार्टी के हो गए। इन दिस केस जो इंडिया हो गई आपकी रूलिंग पार्टी और ये हो गई आपकी ऑपोजिशन पार्टी आईएनसी। ठीक है, क्योंकि मेजोरिटी के बाद इन्हीं के सबसे ज़्यादा इसी पार्टी को बिलोंग करने वाले एमएलए सबसे ज़्यादा हैं। तो द ऑपोजिशन वर द अदर पार्टी इंक्लूडिंग दोज हु हैड बीन इलेक्टेड एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट एज वेल। ठीक है, तो वो भी हम चुन सकते हैं। सिंस अमंग द ऑपोजिशन वर द अदर पार्टीज इंक्लूडिंग दोज हु हैड बीन इलेक्टेड एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। ठीक है, अब आगे आ जाओ। आफ्टर द इलेक्शन के बाद जो एमएलएज होते हैं वो डिफरेंट पार्टी को बिलोंग करते हैं। एमएलए जो रूलिंग पार्टी वाले हैं फिर विल इलेक्ट देयर लीडर, वो एक लीडर चुनते हैं जो चीफ मिनिस्टर बनता है। यानी कि सिंपल शब्दों में कहूँ, जो भी मेजॉरिटी पार्टी या रूलिंग पार्टी के जितने भी एमएलए हैं, जैसे यहाँ पे बीजेपी रूलिंग पार्टी थी जिसके 44 एमएलए थे, 68 में से 44 तो इस पार्टी के थे। तो यही रूलिंग पार्टी के जो 44 एमएलएज हैं ये एक इंसान को चुनेंगे, एक अपना लीडर इनके ही बीच में से चुना जाएगा। वो लीडर बनेगा सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर, और ये उसको इलेक्ट ही करते हैं। ठीक है, जैसे कि इन दिस केस बीजेपी एमएलएज जो होंगे वो
इसमें इन्होंने चूज़ करा था श्री जयराम ठाकुर जी को एज देयर लीडर इनके बीच में से, एंड ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर। तो वो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बन गए। ये रिजल्ट है 2017 के इलेक्शन का, ठीक है, हमने पढ़ा ऊपर। सो द चीफ मिनिस्टर देन सिलेक्ट अदर पीपल एज मिनिस्टर। अब ये जो चीफ मिनिस्टर एक चुने जाते हैं वो कुछ अपने साथ कुछ अदर एक दो मेंबर्स और चुनते हैं जो उनके साथ एज काम करेंगे, इसी बीजेपी पार्टी में से वो चुने जाते हैं। आफ्टर जब इलेक्शंस हो जाते हैं, इट इज़ द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर एज द अदर एंड द अदर मिनिस्टर। अब यहाँ पे आ गया अपॉइंट वर्ड। मैम आपने कहा था आप अपॉइंट और इलेक्टेड का बीच का डिफरेंस बताएंगी, जल्दी ही उसकी यूट्यूब पे मैं शॉर्ट अपडेट करूँगी इसी चैनल पे, तो आप कर लीजिए लर्न विद मी को सब्सक्राइब। तो बेसिकली जब ये इलेक्शन हो जाता है, चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर चुन लिए जाते हैं एज ए इलेक्शन हो गए, तो उसके बाद एक गवर्नर है स्टेट का। गवर्नर आप पता है क्या होता है, ये अपॉइंटेड होते हैं और ये जो है जो गवर्नर है स्टेट का, वो जो है ये गवर्नर खुद भी अपॉइंटेड होते हैं और यही जो है सीएम और अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं कि यहाँ जो मेन एक सीएम बनेगा उस स्टेट का, ठीक है, समझे आप। सो द चीफ मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये जो हैं चीफ मिनिस्टर, सीएम और इसके साथ जो अदर मिनिस्टर्स हैं, अदर मिनिस्टर्स मैं यहाँ पे ओएम लिख रही हूँ, ठीक है। तो ये जो है रूलिंग पार्टी यानी कि बीजेपी से जीते हैं, बीजेपी पार्टी को बिलोंग करने वाले थे। तो अब ये जो रूलिंग पार्टी है और हमारे स्टेट में के अब ये सीएम बन गए। अब इनकी ये मतलब इस तरीके से वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को और मिनिस्ट्रीज़ को हैंडल करते हैं, यानी कि अब ये इनका एक सेपरेट ऑफिस होता है सीएम और अदर मिनिस्टर का, ठीक है। अब एक जहाँ पे इसे ये रूल अपना फंक्शन करना स्टार्ट करते हैं और इस तरीके से फंक्शनिंग चलती है थ्रू एमएलएज और सीएम और अदर मिनिस्टर, ये सब मिल करके स्टेट गवर्नमेंट हो गए, समझे आप। अब एक लेजिस्लेटिव असेंबली हमने पढ़ा था, तो लेजिस्लेटिव असेंबली मैंने आपको बताया था एक गवर्नमेंट बॉडी, एक प्लेस है, एक जगह है। सो लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ अ प्लेस वेयर जो सारे एमएलएज हैं, चाहे वो आप सुनते रहना, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हों या ओपोजिशन पार्टी के हों, वो डिस्कस करते हैं वेरियस थिंग। मैंने आपको बताया था अपोजिशन पार्टी के भी जो लोग हैं वो भी एज एन एमएलए जीत कर आए अपने एरिया से, तो उनके लोगों जिन्होंने उन्हें वोट दिया है वो भी उनको देखना चाहेंगे ना गवर्नमेंट में या फिर डिसीजन लेने के लिए। तो बेसिकली लेजिस्लेटिव असेंबली एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे ऑल द एमएलएज बैठे होते हैं, रूलिंग पार्टी के भी और अपोजिशन पार्टी के भी और रूलिंग पार्टी के भी, ठीक है। तो ये सारे जैसे कि हिमाचल प्रदेश के 68 एमएलए चुने गए थे, सब बैठेंगे। मतलब बेसिकली आप वो समझ लो जैसे 44 उसके थे बीजेपी के, 21 आईएनसी के, तो ये सारे एमएलए अपोजिशन और रूलिंग पार्टी के दोनों के बैठते हैं और डिस्कस करते हैं वेरियस थिंग पे। और ये जो डिस्कशन कर रहे हैं वो हो रही है उस स्टेट की, उस पर्टिकुलर स्टेट की ही बेटरमेंट के लिए, ठीक है, बेटरमेंट के लिए होती है। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे क्या, हैंस सम एमएलएज हैव डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ एमएलएज की ना डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। अब ये कौन से एमएलए देखो, वन एज एन एमएलए और अदर एज अ मिनिस्टर। मान लो एक जो बीजेपी में 44 मेंबर्स थे, अब उन्हीं में से एक को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया, बाकी सबने इलेक्ट करके लीडर अपना चूज़ करा। तो अब ये जो है ये सीएम की पोस्ट पे भी है, बट ये एक एमएलए भी तो है जिस एरिया से ही चुना गया होगा, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया से तो ये भी आया है ना, तो जीत करके, तो उस एरिया के लिए भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और एज एन एमएलए और ये इंसान की एज अ ये सीएम भी चुन लिया गया इन्हीं में से, तो ये डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाती है। तो ये आ सकता है क्वेश्चन, व्हाट इज कॉल्ड एज डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो व्हेन अ पर्सन इज आल्सो एन एमएलए एंड हैविंग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एज अ चीफ मिनिस्टर एज वेल हैव बीन चूजन एज मिनिस्टर एज वेल, सो ही हैज टू complete both the responsibility of as an MLA of their area and also as a minister, समझे आप, राइट। अब नाउ वी विल रीड फर्दर अबाउट दिस। अभी तक जो मैंने आपको समझाया आई होप आपको समझ में आया और आपका ये डाउट ज़रूर क्लियर हो गया हो अब अच्छे से कि एमएलए कौन होते हैं, रूलिंग पार्टी कैसे, अपोजिशन पार्टी कैसे, कैसे इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड करके होते हैं और उनमें से ऐसे एमएलए चुने जाते हैं और रूलिंग पार्टी में से एक सीएम और अदर मिनिस्टर चुने जाते हैं, ठीक है। और गवर्नर उनको सीएम को और मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है ऑफिशियली, शपथ दिलवाने हैं वो सब, ठीक है। आई होप आपको ये अभी तक का डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक डिबेट दे रखी है, केस स्टडी टाइप है, लेजिस्लेटिव असेंबली में एक डिबेट हो रही है, जिससे इस डिबेट से ना आपको पता है क्या समझ में आएगा, आपको सिंपल समझ में आएगा कि क्या अपोजिशन पार्टी का रोल होता है और क्या रूलिंग पार्टी का रोल होता है, दोनों का क्या रोल होता है जब वो लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठे हैं, इस प्लेस पर बैठे हैं, ठीक है। ये मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ और उसके साथ साथ इसका फुल फॉर्म भी बोल रही हूँ, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है जी। आगे आए, अब नाउ आई एम थिंकिंग मैंने आपको आज जो है यहाँ तक ये कंप्लीट करा दिया है, पेज नंबर 27 तक है ना, जिसमें हमने एमएलएज और इनके कैसे ये चुने जाते हैं और ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। तो ये आपका डाउट जो है हो गया होगा क्लियर, ठीक है। हु इज़ एमएलए एंड
जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब ये डिबेट पढ़ के आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या ये एमएलएस काम करते हैं, किस तरह से ये जो रूलिंग पार्टी के और जो अपोजिशन पार्टी के हैं इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सबके अलग अलग क्या क्या फंक्शन है, ये हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, तो ये था पार्ट 1 इस चैप्टर का। अब पार्ट 2 आपके सामने जल्दी ही आ जाएगा, अपलोड मैं कर दूंगी चैप्टर 3, जिसमें हम इससे आगे का यानी कि यहाँ से टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करेंगे एसपीएल का। तो आपको क्लास 7th के अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर आपको इसी तरीके से मेरा पढ़ाया हुआ, देखो अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो आई एम प्रिटी श्योर कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कहीं ना कहीं समझ आ रहा है, दैट्स वाई यू आर स्टिल हेयर वॉचिंग द वीडियो, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, एंड इफ़ यू रियली थिंक कि मेरी साइड से एक जेन्युइन आपके लिए एक वीडियो बनाई जा रही है और अच्छे से जो मुझे नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि अगर आप 7th क्लास के स्टूडेंट हैं तो चैप्टर की रीडिंग आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, और फिर आपको पता है क्वेश्चन आंसर भी याद करने में आसानी हो जाएगी। इवन इफ़ यू विल से एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा अभी तक। पार्ट 2 आपका जल्दी से आएगा जहाँ पे हम आगे का चैप्टर, ये आगे के पेजेस डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लो कि जो भी मेरी अपडेट वीडियो आए उसकी इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। ठीक है, स्टे ट्यून विद मी, सब्सक्राइब द चैनल, और अगर आप कमेंट करते हैं मुझे उससे बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव मतलब एक रिस्पॉन्स जब मिलता है तो बहुत ही मोटिवेशन मिलती है साथ साथ और वीडियोस बनाने के लिए, बिकॉज अभी हमारा स्मॉल चैनल है, राइट। सो आई ऑल्सो वॉन्ट टू ग्रो दिस चैनल विद यू, एंड जिससे हेल्प भी हो सके आपकी, राइट। तो दैट इज़ इट। तो अभी